Welcome to you all in fourth chapter of class 10th Economics Globalization of the Indian Economy. In this module we will learn what is MNC, role of MNC, how they are controlling their production across different countries. So in introduction, in a matter of years our market has been transformed. तो सालों दर साल देखते देखते हमारा मार्केट बदल गया है. टुडे कंज्यूमर्स हैव वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब कंज्यूमर के पास वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस बढ़ गई है. पहले कंज्यूमर को लिमिटेड कमोडिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी वही मिलती थी. अब उनके पास इंडियन कमोडिटीज के साथ साथ विदेशों में प्रोड्यूस की जाने वाली कमोडिटीज की भी चॉइस बढ़ी है. इंडियंस आर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल टॉप कंपनीज. तो इंडियंस के पास अब ऑप्शन बढ़े हैं कि उनको टॉप कंपनी जो वर्ल्ड की हैं उनमें से किसी भी कंपनी की गुड्स और सर्विस को इंडिया के बायर्स आसानी से खरीद सकते हैं. दिस मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. और ये मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन केवल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, जिसके कारण हमारे यहाँ के डोमेस्टिक स्टोर्स हैं वो इंडियन कमोडिटीज के साथ साथ फॉरेन कमोडिटीज से भरे पड़े हैं. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में सबसे जो मेजर रोल रहा है वो एमएनसी का, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का. एलजी, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नाइकी, अमेजन, एप्पल, ये सारी बहुत सारी कंपनीज एमएनसीज के एग्जाम्पल हैं. MNC is a company which owns, manages, controlled and organizes production in more than one country. They set up offices, factories for production of goods and services where they get cheap labor and other resources. It is also called transnational corporations. मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी एक कंट्री में उनकी ओरिजिन होती है और उसके बाद वो अपनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के करती हैं. जिस कंट्री में इनका इमरजेंस होता है उसको होम कंट्री, और जिन जिन कंट्रीज़ में अपनी गुड्स सर्विसेज को बेचते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उनको होस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है. एमएनसी अपने ऑफिस, फैक्ट्री और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, और जहाँ पे भी उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है या लेबर सस्ते मिलते हैं उन्हीं कंट्रीज़ में वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट डाल देते हैं. इनको ट्रांसनेशनल कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है. एमएनसी ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स वे. एमएनसी का प्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में होता है. वो अपने प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म करती हैं. MNC divides entire production process into smaller part. MNC अपने इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती हैं और फिर ये देखती हैं कि हर प्रोडक्शन यूनिट किस कंट्री में सस्ते रेट पे हो सकता है. दे असाइन द डिफरेंट टास्क टू द डिफरेंट कंट्रीज वेयर द टास्क कैन बी डन इन लीस्ट कॉस्ट. उन कंट्रीज़ को वो टास्क प्रोवाइड किया जाता है या वो टास्क उन कंट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे वो सस्ते रेट पे अवेलेबल हो. फर्दर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड सोल्ड टू डिफरेंट मार्केट्स. और इसके बाद उस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और अलग अलग मार्केट में सामानों को बेचा जाता है. जैसे एक एग्जांपल है यूएस की कंपनी का. यूएस की कंपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग यूएस में करती है और सामान को जो सेलिंग है मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कराती है, असेंबलिंग मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होता है, और फिर उसके कॉल सेंटर्स को इंडिया में सेटअप किया गया है. और जहाँ से ये चीज़ें सस्ते रेट पे हो जाती हैं उन कंट्रीज़ में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म किया जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एमएनसी. एमएनसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं. पहला कि मार्केट अगर पास में हो,
तो ऐसे कंट्रीज़ में एमएनसी इंटर करने की कोशिश करती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कंट्री में पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उस कंट्रीज़ में एमएनसी तेज़ी से इंटर करने की कोशिश करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट या लो वेज रेट, उस कंट्री में जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वेज रेट भी कम होता है, वहाँ एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट डालती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर्स एट लो कॉस्ट, फिर कंपनीज एमएनसी ये भी देखती हैं कि जिस कंट्री में वो इंटर कर रही हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल्स और अदर प्रोडक्शन के फैक्टर्स सस्ते रेट पे मिल रहे हैं या नहीं। अगर सस्ते रेट पे मिलते हैं तो एमएनसीज वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट डालने को रेडी होती हैं। और साथ ही साथ लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। कहीं कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट होती है कि वो एमएनसी को अपने कंट्री में आने नहीं देना चाहती, और कहीं पे भी कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल होती है, वो एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को लिबरल बना देती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, investment made by the multinational companies or multinational corporation on assets like land, building, machinery, factories and other equipments in domestic country with hope that these assets will earn profit is called foreign direct investment। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री पे जो किया जाता है प्रॉफिट मोटिव से, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर यही इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक कंट्री में कोई फॉरेनर करता है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वेज बाय विच एमएनसी ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, एमएनसी अपने प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कैसे करती हैं। फर्स्ट वन, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन jointly with the some of the local companies। Local company gets additional investment and technology from the MNC। तो पहला तरीका होता है कि एमएनसी दूसरे कंट्री में जाती हैं, वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करती हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल उस कंट्री के साथ शेयर करती हैं, और इस तरीके से दोनों को बेनिफिट होता है। एमएनसी को मार्केट मिलता है जबकि लोकल कंपनी को इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मिल जाती है। दूसरा तरीका जो सबसे कॉमन रूट है एमएनसी का, वो वहाँ की एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं, फिर वहाँ पे प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती हैं। थर्ड वे है एमएनसी प्लेस ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर of garment, footwears and sports item। After getting supply, MNC sells in it under own brands, pricing and delivery conditions। तो एमएनसी का तीसरा तरीका किसी मार्केट में एंटर करने का होता है कि वो वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जैसे गारमेंट के प्रोड्यूसर्स हैं, फुटवियर्स हैं, स्पोर्ट्स आइटम के प्रोड्यूसर हैं, उनको पर्टिकुलर क्वांटिटी दे देती हैं प्रोड्यूस करने का आर्डर। जैसे ही आर्डर प्रोड्यूस हो जाता है वो उस पर अपनी लेबलिंग, ब्रांडिंग, टैग, क्वालिटी, डिलीवरी सब अपने टर्म्स पे उन्हीं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती हैं, और डिज़ाइन करने के बाद मार्केट में अपने नाम से उनको सेल करती हैं। एमएनसी यूज लोकल कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एमएनसी कभी कभी लोकल प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट करती हैं और उनसे कहती हैं कि वो हम उनके गुड्स और सर्विस को सेल करें। पांचवा तरीका है एमएनसी डज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी एमएनसी दूसरे कंट्री में जा करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सीधा निवेश वहीं के मार्केट में कर देती हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड ने कई कंट्रीज़ के मार्केट को आपस में जोड़ने का काम किया है। फॉरेन ट्रेड मार्केट को कैसे इंटीग्रेट करता है। फॉरेन ट्रेड अट्रैक्ट्स वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज, फॉरेन ट्रेड बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी को अट्रैक्ट करता है कि वो वहाँ पे आकर व्यापार करें। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट।
तो जैसे ही फॉरेन ट्रेड शुरू होता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन के प्रोड्यूसर को कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के बाहर जाकर के अपनी गुड्स और सर्विस को बेच सकते हैं। प्रोड्यूसर सेल्स गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड compete with द प्रोड्यूसर्स ऑफ अदर कंट्री। जब प्रोड्यूसर अपनी कंट्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में गुड्स को बेचते हैं तो वहाँ के प्रोड्यूसर के साथ उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। ड्यू टू फॉरेन ट्रेडिंग चॉइस ऑफ डोमेस्टिक बायर्स इंक्रीजेज, और फॉरेन ट्रेड के साथ ही डोमेस्टिक बायर्स के लिए चॉइस बढ़ जाती है। दिस वे प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गेट कनेक्टेड, और इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के बायर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं।